नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों को गीडा आवासीय योजना का उपहार दिया। आपको बता दें कि इससे 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी अन्य योजनाओं की सौगात सीएम ने दी। आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है, जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। एसडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और नाइलेड द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है, इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो युवा है, हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है, लेकिन उसके स्केल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नाइलेड के द्वारा यहां प्रारंभ किया गया है गीडा के सहयोग से, उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया है। लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर या किसी राज्य में पहली बार 10 लाख करोड़ का निवेश। हमारे महाराज जी, अपने महाराज जी, हम सबके महाराज जी के मेहनत से पूरे देश के, पूरे विश्व के निवेशक लोगों के विश्वास, बड़ी बड़ी कंपनी आके पैसा लगा रही। इसी उत्तर प्रदेश में जहां बीमारू प्रदेश था, माफिया थे, फिल्म वाले यहां शूटिंग के लिए नहीं आते थे, इंडस्ट्री तो भूल जाइए, वो दुकानों केहू लगाए तैयार ना रहे, केहू ठेला भी लगाए डेरात रहे। वहां 10 लाख करोड़, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तारीफ करते थके नहीं, ऐसे महाराज जी खातिर। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। अपने संसदीय क्षेत्र में है पीएम मोदी। कल संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 14,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की पीएम मोदी कल सौगात भी देंगे वाराणसी को। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और यहां पर हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नए आयकर भवन का लोकार्पण किया और 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से, यहां के सभी आयकर दाताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा के रूप में विख्यात है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली है। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की पावन जन्मभूमि और 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पावन महानिर्वाण स्थली कुशीनगर है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर है। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु श्री राम लला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां से बाबा विश्वनाथ का धाम काशी
की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर आयकर भवन का लोकार्पण करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गोरखनाथ मंदिर पहुंची और गुरु गोरखनाथ की पूजा की और आशीर्वाद लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लॉन्च की गई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वाभाविक रूप से ये हमारी घोषणा हो चुकी है कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ कितनी सीटों पर लड़नी है, कितनी पर नहीं लड़नी है, चूंकि इस पार्टी की नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज ही मुझे सौंपी गई है, इसलिए यहां से खाली होने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर मैं इंडिया अलायंस के साथियों से बात करेंगे। अब कौन किस पार्टी में है, चिंता हमारी इसकी नहीं है। हमारी चिंता भाजपा को हटाने की है, भाजपा को हराने की है और भाजपा से अगर कोई मेरे घर का सदस्य भी लड़ता है तो उसको भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवंत बनाए रखा। की पवित्र एवं ऐतिहासिक भूमि की अधिष्ठात्री देवी माता शाकुंभरी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में उन विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक बधाई जिन्होंने आज यहां डिग्री प्राप्त की है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने मेधावी प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए पदक अर्जित किए हैं। दीक्षांत समारोह का अपना एक विशेष महत्व होता है। आपके संस्थान का यह प्रथम दीक्षांत है, इसलिए आप सभी एक इतिहास रच रहे हैं और आप नवोदित विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी है। आज यहाँ 49 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है। समाजवादी पार्टी से महासचिव का पद छोड़ने वाले सलीम इकबाल शेरवानी लगातार अखिलेश यादव को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने पर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने। समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सलीम इकबाल शेरवानी जी प्रयागराज पहुंचे हैं। अब उनसे बात करेंगे। सर, आज जो इस्तीफा दिया उसके बाद चर्चा है कि आपको राज्यसभा सांसद नहीं भेजा गया, तो आपने नाराजगी में इस्तीफा दिया, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मुझे पिछली दफा भी राज्यसभा नहीं भेजा गया था और जावेद अली खान साहब को भेजा गया, तो ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैंने कोई नाराजगी दिखाई, ना मैंने कोई डिमांड की। तो ये कहना कि मुझको राज्यसभा नहीं भेजा गया और मैंने इस्तीफा दे दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यसभा ना मिलने से मुझे निराशा हो सकती है, मगर नाराजगी नहीं होगी। नाराजगी मुझे इस बात से हुई कि आप पूरा चुनाव पीडीए के नारे पर लड़ रहे हैं और ये जो और खास तौर से ये जो 2024 का चुनाव आने वाला है, इसमें आपको हर वो कदम उठाना चाहिए था जिससे पीडीए का मैसेज लोगों तक जाए, और आपने अपने राज्यसभा नॉमिनेशन में ना पी रखा है ना ये रखा है। तो मेरी नाराजगी इस बात पे थी कि जो नारा आप दे रहे हैं, आप उस नारे से खुद दूर हो गए। जैसे कि आपने कहा पीडीए का नारा दिया और ये नहीं हुआ, मगर हमेशा समाजवादी पार्टी ये बोलती आई कि काम बोलता है और भीड़ भी उनकी यात्रा में दिखाई दी, मगर जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये वोट सारे भाजपा में कैसे चले जाते, इसका क्या है? देखिए, ये तो मेरे मुल्क का एक माइंडसेट हो गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़े यादव
नेता हैं, वो एक बनिया की दुकान पे गए तो बनिया बहुत बुरा भला कहने लगा मोदी सरकार को कि महंगाई हो गई है, ये हो गया है, जीएसटी लग गई, फलान ढमकाना। तो उन्होंने कहा तुम कहते तो मगर वोट तो नहीं तो देते हो। तो कहते अब क्या करें, मुसलमानों को तो ठिकाने लगा दिया। ये जो सोच है, और मुसलमानों को कौन ठिकाने लगा रहा है? जिस मुल्क में 80% आबादी हिंदू है, अगर महंगाई होगी हिंदू पे ज्यादा असर होगा, अगर बेरोजगारी होगी तो हिंदू पे ज्यादा असर होगा, अगर कानून व्यवस्था खराब होगी तो हिंदू पे ज्यादा असर होगा। तो किसको ठिकाने लगाया जा रहा है? मेरी नजरों में तो आप अगर मुल्क के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं तो जितने मुल्क के वासी सब पे लग रहा है। गठबंधन हुआ है, आधे से ज्यादा लोग तो चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इस्तीफा दे दिया, हो सकता है आज अपनी पार्टी की भी घोषणा नाम की कर दे, तो किस तरह से दे? मैं तो समझता हूँ गठबंधन सिर्फ नाम में रह गया है। जो गठबंधन जिस सोच से बना था उससे बिल्कुल बिखर गया है। अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई गठबंधन इस वक्त हुआ है तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में हुआ। उम्मीद करता हूं इस गठबंधन से फायदा होगा, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी अखिलेश जी से एक बहुत बड़ी डिमांड है कि जो कम्युनिटी आपको 80% से ज्यादा वोट देती है, मुसलमान, इस गठबंधन में और टिकट के डिक्लेरेशन में कम से कम 12 टिकट मुसलमानों के होने चाहिए। हमारे साथ तो सलीम सरवानी जी, उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करी है कि इस बार अल्पसंख्यक को इस चुनाव में उनकी भागीदारी दी जाए, जिससे कि पीडीए का जो नारा है वो कहीं ना कहीं बुलंद हो सके और आगे ये दिख सके। फिलहाल गठबंधन कांग्रेस और सपा में है और उम्मीदें भी हैं उनको। ये तो देखने वाला वक्त होगा कि गठबंधन कितना कामयाब होता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हो गया है और आज इस नवनिर्मित घर में स्मृति ईरानी ने पति जुबिन ईरानी संग विधि विधान से गृह प्रवेश किया। वैदिक मंत्रों के साथ स्मृति ईरानी सिर पर कलश रखकर अपने नए नवेले घर में प्रवेश करती नजर आईं। गृह प्रवेश कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से हमारी यशस्वी सांसद, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी जी का आज गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल हुए हैं। और ये उन्होंने उनका जो संकल्प था, उन्होंने अमेठी की जनता से जो 2019 में वायदा किया था कि मुझे यहाँ के सांसद का जो पता है, एड्रेस है, वो दिल्ली का नहीं होगा, अमेठी का होगा, गौरीगंज का होगा। हमारे लिए, सबके लिए, असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए और अमेठी की जनता के लिए सौभाग्य का अवसर है और हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना पता अमेठी का कर लिया है, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है। हमारी सबकी बहुत प्रिय स्मृति ईरानी जी का न्योता था और इसलिए आज यहाँ पर मैं आई हूँ और ये देखकर इतना संतोष और इतना आह्लाद मिला है कि हम लोग ने तो एक ऐसी छवि नेताओं की देखी है कि वे चुनाव लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं एक जनपद विशेष का, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष का, किंतु वहां पर टिक कर रहते नहीं हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने इन पुरानी सारी मान्यताओं को, धारणाओं को विध्वस्त किया, वो आप सभी जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नदी की धारा ही बदल दी। और ऐसे में उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि इतना सुंदर यहाँ पर अपना घर बनाया, बिल्कुल बीचों बीच, आबादी की बीचों बीच। तो वहीं 24 फरवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा पहुंच रही है और इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा को लेकर जानकारी साझा की। दानिश जो है उनका अभी वो पार्टी में नहीं है और ये कांग्रेस है, इसमें कार्यकर्ता हर धर्म जाति के यहाँ पे खुद हैं, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका नेगेटिव इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। वो 5 साल आए नहीं, तो उन पे विचार मुझे लगता नहीं कि पार्टी करेगी। शायद ये एक अफवाहें हैं, इन अफवाहों से बचना है। जमीनी कार्यकर्ता को ही पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि जो पहले से ही जिस पार्टी से निष्कासित हो और जो खुद कांग्रेस में ज्वाइन ना हो, उसमें मुझे लगता नहीं कि विचार किया जाएगा। हमारे टिकट के प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है।